टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया फ्रांस का और फिर यूएई का। वहाँ पे क्या चीज़ें हुई, काफ़ी सारी बातें पाकिस्तान में भी इस हवाले से हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया। क्या है इस हवाले से, क्या डेवलपमेंट्स है और फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ-साथ एक और डेवलपमेंट हो रही है, वो ये है कि अमेरिका ने अपने कुछ फाइटर जेट्स जो हैं F-16 भिजवाए हैं इस एरिया में, और वो कह रहे हैं कि ईरान को और शायद रशिया को रोकने के लिए जो शिप्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, तो उनको शायद तंग करने की वजह से या जो भी एक रीज़न है। तो ये क्या एक नई डेवलपमेंट इस एरिया में अफ़गानिस्तान के बाद कुछ और होने जा रहा है या क्या है? क्योंकि ईरान और यूएस का एक पुराना पड़ाव हम देख रहे हैं। इन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और शो करते हैं कन्वर्सेशन के नाम से, यकीनन आप देखते होंगे। इसके अलावा लिखने का काम भी है, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम सर। आपको भी वेलकम करते हैं और फ़खर रागले कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि यूएस विजिट के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई, हर किसी ने अपने-अपने तरीके से एनालाइज़ किया। उसके बाद फ्रांस, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में जर्मनी और फ्रांस की एक बड़ी इम्पोर्टेंस है, और टेक्नोलॉजिकल देख लें, इकोनॉमी के हवाले से देख लें, और इंडिया के साथ ताल्लुकात भी फ्रांस के कहते हैं कि जी कैमरून के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उनके, जो प्रेज़िडेंट हैं वहाँ के, फ्रांस के। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिल रही है, डिफेंस के हवाले से ज़्यादा देखने को मिला। क्या समझ रहे हैं कि बाकी चीज़ों में भी टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग जो है या इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो हो सकती हैं? मतलब देयर आर बिग प्रोग्राम्स। इंडिया हैज ऑलवेज इंसिस्टेड कि भाई हम वी वुड रादर मैन्युफैक्चर देन बाय। और मैं जब लार्सन एंड टूब्रो में काम करता था, जब भी हम कोई नेगोशिएशंस करते थे विद फॉरेन कंपनीज, जी, वी ऑलवेज वांटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हम उनको पैसे 1 साल, 5 साल, 10 साल तक रॉयल्टीज देने के लिए तैयार थे, लेकिन वी जस्ट डिडंट वांट टू बाय देयर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग कंपनी थी लार्सन एंड टूब्रो, इंजीनियरिंग कंपनी थी, वो बनाना जी, चाहती थी। जी, सो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में था, सो दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू, एंड दैट इज द इंडियन एटीट्यूड कि भाई हम आपके पास खरीद खरीद देखिए, इफ यू बाय वेपन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन द वेपन सप्लायर। तो बेसिकली द रियल पावर्स इन द वर्ल्ड आर दोज हु मेक देयर ओन वेपन्स। तो इंडिया चाहता है कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए, डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पर ख़त्म कर लें ताकि वो अपने हथियार हासिल कर सकें। सो इंडिया इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक अरेंजमेंट। सो तो अमेरिका के साथ जो डील हुई थी विद F4 इंजन्स की, उसमें पूरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हाल के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो डील हुई है जनरल इलेक्ट्रिक की, उसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाला है। सो दे गोइंग टू जी, होल्ड बैक समथिंग। हालांकि दिस इज नॉट दी मोस्ट एडवांस्ड इंजन। मतलब ये F-18 में जो है उसमें जी, का इंजन है। हाँ, F-16 और F-35 यूज मोर एडवांस्ड इंजन, एंड दैट इज नॉट व्हाट दे आर गेटिंग। लेकिन अब ये जो फ्रांस में जो डील हुई है, वहां पे जो क्या नाम है उस कंपनी का, सैफरन जो इंजन है, जी, इट इज कंसिडर्ड के, कहते हैं कि इट इज 4+++ या 4.5 जनरेशन का इंजन है। उसकी थ्रस्ट लेवल ज़्यादा है, यानी द प्लेन कैन बी हैवियर, कैन बी कैरिंग बिगर पेलोड्स जी, देन F-41 से ज़्यादा पावरफुल है वो। सो ये ट्रांसफर हो रहा है इंडिया के डिफेंस लैब्स, DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके साथ अरेंजमेंट हुआ है। सो एंड दे आर सेइंग कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। तो आई थिंक बिटवीन द टू डील्स इंडिया में जो डेफिसिट थी जेट इंजन्स बिल्डिंग कैपेसिटी में, वो ख़त्म हो जाएगी। सो मतलब 10-12 साल के अंदर जो सारे के सारे इंडिया के खुद के बने हुए जेट फाइटर्स होंगे, दे विल बी आल्सो फ्लाइंग विद इंडिजिनस इंजन। सो दैट इज द न्यू कैपेबिलिटी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हो रही है।
दूसरी चीज एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंग है, जो अमेरिका के साथ जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप वगैरह जो बना है, उसमें एक अरेंजमेंट ऐसा हुआ है जिसको कहते हैं इनोवेशन ब्रिज कह रहे हैं वो. ओके, So India के startups or American startups are going to work together and they will be funded by both the governments. US has very clearly said it will fund the startups, दोनों part. सो इट इज नॉट के यूएस से टेक्नोलॉजी इंडिया ट्रांसफर हो रही है, बट ये दोनों मिलकर नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे. सो दीज आर गोइंग टू बी डिफेंस स्टार्टअप्स. जी, सो यू कैन से कि जो नई टेक्नोलॉजी बनेगी उसमें इंडिया का भी स्टेक होगा. सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफरिंग एनी मोर या इंडिया उनसे खरीद रहा है. इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बोथ एट होम. मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इंडिया के कोई senior military officer who's worked on technology, जी, उनसे बात करूं ताकि मैं थोड़ा to get a sense of कि is there a strategy behind this shopping list, या जो बेच रहा है मतलब is there ओके, वो मुझे आई एम नॉट फुल्ली अवेयर. ऐसा कोई वाइट पेपर मुझे नहीं मिला कि दिस इज आवर टेक्नोलॉजी, मतलब रोड मैप है क्या इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में. क्योंकि मैं ये रफाल 36 लेने से पहले बिल्कुल, एक एक एडमिरल का आर्टिकल पढ़ा था, इंडियन एक्सप्रेस में ही छपा था वो. जी, उसमें वो कह रहे थे कि भाई हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है सो चाइना है, एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन लैंड एसेट्स रादर देन सी एसेट्स. मतलब आर्मी के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, एयरफोर्स के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन नेवी पे उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं इफ़ यू आर गोइंग टू पुश बैक चाइना. ओके, तो अब तो 26 रफाल वो, एंड दे हैव द फ्रेंच हैव प्रॉमिस्ड टू डिलीवर देम ऑन टाइम. तकरीबन 9.5 या $9.9 बिलियन की वो डील हुई है. हुँ, सो दे आर आल्सो एड्रेसिंग द ब्रॉड. सो वो समझने की कोशिश करूंगा मैं. जैसा कि अमेरिका में वी हैव स्ट्रेटजी पेपर, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पे जी, जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो इंफॉर्मेशन लाइक सही। देयर स्ट्रेटजी. जी. ओके, ऐसे डॉक्टर साहब फ्रांस के बाद यकीनन मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बात हो रही, सबमरीन्स की भी हुई और आपने जिस तरह राफ़ेल 26 राफ़ेल पाकिस्तानी मीडिया भी इसको कवर कर रहा था, बल्कि रात के बुलेटिन में भी मैंने देखा जियो न्यूज़ और मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको दिखाया। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि द फ्रेंच आर स्टिल अहेड ऑफ इंडिया. हुँ। सही, बिल्कुल सही। Why are they still ahead of India, मतलब in terms of technology? राइट, देखिए जो, जी जी। हाँ, एनीवे. अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज़ और है और वो है ये यूएई, क्योंकि यूएई के हवाले से अगर हम देखते हैं तो बिज़नेस के हवाले से बड़ा फ़ेमस है पूरी दुनिया में। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जितनी भी दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं सबके ऑफ़िसेज़ या हेड ऑफ़िसेज़ यूएई में मौजूद होते हैं हर सूरत। अ, मोदी जी ने अभी तक ये शायद 5th उनका विज़िट था जब से वो लास्ट टाइम और इस टाइम को मिला के टोटल 5 विज़िट्स वो कर चुके हैं। और बड़ा एक मैं आज भी थोड़ी देर पहले बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था उस हवाले से कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो लोकल करेंसीज़ में आपस में बिज़नेस करना और इसको अपना जो बिज़नेस है अगर वो 100 बिलियन डॉलर से इसको ऊपर लेके जाना। कितनी बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है क्योंकि एक तो करीब है दोनों और दोनों कारोबार करते हैं, दोनों बिज़नेस हब हैं इंडिया की बात करें या यूएई की बात करें। I mean, clearly these are big trading partners now. अभी तक estimates हो रहा है कि $85 billion का trade already हो चुका है, जी, which means UAE has now become the third biggest trading partner uh, इंडिया का जी। आफ्टर यूएस और चाइना के बाद. आई थिंक इंडिया इज प्रोबेबली द सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएई का. तो सो जी, फॉर ईच अदर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी है. अगर आप I2U2 को बिल्कुल। देखें, जी, सो देर आर सम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. बिल्कुल सही। इनफैक्ट जो फ्रांस के जो सर्टन डिस्कशंस जो हो रहे थे उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाज आल्सो इन्वॉल्व. तो अब जी, ये जो इंडिया और फ्रांस के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है उसमें देर इज अ थर्ड पार्टी आल्सो विच इज यूएई. जी। So there are some मतलब यूएई एंड इंडिया आर बिकमिंग वेरी गुड पार्टनर्स. और यूएन में भी इंडिया की जो कोशिश है कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट हुँ, पोजीशन मिले, ओके। द मोस्ट वोकल सपोर्टर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. 2022 में दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स थे.
इंडिया वाज द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो वहाँ पे यूएई का और इनकी काफी जुगलबंदी चल रही थी। तो जी, अब ये ट्रेड अगर आप देखें, इट्स क्लोज टू 85 बिलियन, दे आर सेइंग कि इट मे बी 1-2 साल के अंदर 100 बिलियन के ऊपर हो जाएगा। द रीजन व्हाई इट हैजंट हैपन कि अगर आप 2021 की बात करते हैं जी, या 2000, हाँ 2021 में जी, आई थिंक सबसे ज्यादा तेल इंडिया इराक से खरीद रहा था, उसके बाद जी, सऊदी अरब, उसके बाद यूएई। लेकिन अब पूरा का पूरा वो सारा शिफ्ट रशिया को हो गया है। बिल्कुल, तो जो ऑयल बिल्कुल। एक्सपोर्ट्स होते थे यूएई से इंडिया को, दे हैव गॉन डाउन, इवन दो द स्टिल द बिगेस्ट एक्सपोर्ट आइटम जो यूएई का है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जी, नॉट जस्ट क्रूड ऑयल बट उसके रिलेटेड जो जो बाय आइटम्स प्रोडक्ट्स हैं। हैं, हाँ जी, हाँ, वो सारे के सारे कई लिटरली बात तो हजारों में चले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ आइटम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स दैट आर जी, इंपोर्टेड। तो जो यूएई को तो लॉस तो हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, उसका कोई जिक्र ही नहीं आता, बिकॉज बट इफ यू नोटिस वो सारा के सारे डील्स जो रशिया से ऑयल के हो रहे थे अभी तक, दे वर इन दिरहम, सही, वो डील्स दिरहम में हो रहे थे। तो राइट, अब नाउ दे आर सेइंग कि यूएई इज गोइंग टू एक्सपोर्ट टू इंडिया इन रुपीज। देखिए अगर आपका ट्रेड बैलेंस्ड है ना, तो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि 40 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जी, राइट, और फिर 40 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट्स हो रहे हैं, सो देन दे कैन डू इट इजीली इन लोकल करेंसी। मैनेज हो सकता है हाँ, सो 320 कुछ करोड़ के खरीद के रुपए, वही जी, रुपए लेके फिर वही रुपए आप वापस दे दे सकते, और तो खरीद लें उनसे। हाँ, so it बिल्कुल, doesn't, you're not stuck with a currency which is not जी, hard currency, right? आपके पास बिल्कुल, जी, लेट्स से कि मिसाल के तौर पे ये डील यूएई इज नॉट गोइंग टू डू विद पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी रुपये लेके क्या करेगी, क्या करेगी? बिल्कुल, व्हाट कैन इट यस, बाय विद इट एंड हु इज इट गोइंग टू गिव इट टू? अगर वो बिल्कुल, अमेरिका से और मजीद F-35 खरीदती है तो क्या पाकिस्तानी रुपये हमारे पास है, ले लें, थोड़ी वैसा तो नहीं होगा ना। नहीं हो सकता, बिल्कुल। हाँ, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी। देखिए ये देयर इज अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स, मिसाल देता हूँ मैं, यूक्रेन की जो जंग होने से पहले पुतिन इंडिया आए थे, जी, आप लोग बिल्कुल, जाके उसको गूगल करें, और जो सबसे बड़ी बात डिस्कशन उसमें हुआ था रूबल रूबल, रूपी ट्रेड, जी, जी, लेकिन वो नहीं हुआ। सो एट दैट टाइम आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, मैं समझा था कि पुतिन को पता था कि उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, सो टू गेट आउट ऑफ द डॉलर डील ही केम टू इंडिया टू स्टार्ट जी, रूपी डील। हालांकि इतना इंडिया इज इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया, रशिया इज नॉट टेकिंग रुपीज, हुँ, पहले दिरहम ले रही थी, डॉलर भी मांगती, अब वो यूएई दिरहम के बजाय अब युआन में डील हो रही है चाइनीज़ इंडिया। युआन में, हाँ, Chinese yuan में currency, Russia is taking that deal because Russia is hoping to buy other stuff from China. तो वो युआन उसमें काम आ जाएगा। सो इवन सही, दो आज से 2 साल पहले, एटलीस्ट जंग शुरू होने से पहले, इंडिया और रशिया का अग्रीमेंट हुआ था कि द डील विल दैट दे विल ट्रेड इन रूबल एंड या, रूपी, या, जिस तरह से अब यूएई के साथ हुआ है, दैट डिडंट हैपन। बट आई थिंक क्योंकि यूएई और इंडिया बोथ आर इन अ स्टेबल सिचुएशन, दे आर या, पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ट्रेडिंग पार्टनर, बहुत पुराने ट्रेडिंग पार्टनर्स है। जी, और अगर आप पिछले 10, 15, 20, 25 साल पे जाए, आई थिंक इंडिया यूएई का ट्रेड रशिया से कई गुना ज्यादा, रशिया 2019 में 1 या 1.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड था इंडिया का सिर्फ। सो ओके, यूएई हैज ऑलवेज बीन ए मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। देखिए इंडिया के कई बड़े बड़े लोग दुबई से निकले, मनु छाबरिया का नाम सुना, याद है आपको? जी, पुराने। सो इंडिया हैज लॉन्ग ट्रेडिंग थिंग। आपको पता है अगर आप कुछ 70-80 साल पहले चले जाएं तो दुबई की जो करेंसी थी, उसकी खुद करेंसी वाज रुपी, ओके, नेशनल करेंसी रुपया था। ओके। तो दे वर पार्टीशन से लॉन्ग। पहले की बात आप कर रहे हैं, हाँ 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 बिफोर द हाँ पार्टीशन, हाँ हाँ हाँ। ओके, सो ओके, सो देयर इज लॉन्ग, पुराने ताल्लुकात हैं ट्रेड के विद इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, whether people remember it or not I don't know, but there are long linkages, so and they are continuing। और खासतौर से इंडिया के डायस्पोरा के लाखों लोग वहाँ पे जॉब कर बिल्कुल, रहे हैं, जी, एंड एग्ज़ैक्टली, एंड सो
अगर रुपए ज्यादा हो गए तो उनको तनख्वाहें रुपए में दे दे। लेकिन तो सर एक चीज़ बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि ठीक है कि रुपए और फिर मतलब उन्होंने वही चीज़ खरीदनी है। लेकिन क्योंकि करेंसी इंडिया की भी स्टेबल है, जिस तरह पाकिस्तान की फ्लक्चुएशन हो रही है करेंसी में, तो शायद इंडिया के रुपए में उस नहीं, तरह की फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। तो स्टेबिलिटी की वजह से फिर शायद मुमकिन हो सके, या जिस तरह ब्रिक्स में भी बात हो रही है कि जी हम एक करेंसी लेके आएंगे या इस तरह की कुछ चीज़ करेंगे, तो फिर तो पॉसिबिलिटीज तो शायद लगती हो। हालांकि डॉलर को हटाना फिलहाल ऐसा लगता है कि शायद बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन है। देखिए, पहले तो आप इंडिया की रुपी की बात करें, जी। 2019 में इंडियन रुपी वाज 69 टू द डॉलर, ओके। अब 82 हो गया है। ओके। तो 4 साल में उसका तकरीबन, अगर आप 20% डिप्रिशिएट हो गया है इंडियन रुपी कंपेयर टू द डॉलर। अगर उसको ओके। 70 ले लें आप 2019 में, तो अब 82 यानी 12 ऑन 70, हम्म। रफली 17 डिप्रिसिएशन हो गया। दूसरी चीज ये है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो दिरहम करेंसी है, इट इज पेग्ड टू द डॉलर। या 3.6 कुछ है वो। 3.7 तक, क्योंकि लास्ट मंथ हाँ, में था तो मुझे 3.7 यस। उन्होंने काउंट करके दिया था तो डॉलर के उसमें। 3.67 समथिंग समथिंग जी। पे वो पेग्ड है। तो सो यूएई की करेंसी वेरीज एवरी टाइम द यूएस करेंसी वेरीज। डॉलर ओके। ऊपर जाता है तो यूएई का करेंसी वो चिपका हुआ है ना, लाइक ए समझ गया, बंबू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही सही सही। इट इज पेग्ड टू, जैसा कि सऊदी रियाल इज आल्सो 3.7 या के करीब पेग्ड है, या हमेशा से था, राइट। सो दीज टू करेंसीज आर पेग्ड टू द डॉलर। सो करेंसी मार्केट्स वगैरह के लिए आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, बट इन टर्म्स ऑफ इंडिया के पास जो अब तकरीबन 600 बिलियन डॉलर कुछ इंडिया बिल्कुल है, के पास रिजर्वाइज है। रिजर्व्स है। इंडिया विल नॉट हैव टू स्पेंड इट टू बाय यूएई ऑयल, सही right? सही। So India is trying to do that. Or India is also hoping, I guess, कि someday कि Indian currency will also be. लेकिन अगर आप देखें global currency, 60% of all international trade is in dollars. या फिर उसके पास कुछ 10-15 यूएई यूरोज में होता है, जी। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनल यूरो ट्रेड, राइट। बिल्कुल। यस। यूरोप में भी कोई काफी ट्रेड होते हैं ना, एंड वी 28 मे। कंट्रीज है आपस में यकीनन हाँ अपनी हाँ करेंसी। हाँ, बिल्कुल। तो सेकंड इज यूरो, उसके बाद थर्ड युआन आता है। ओके। और युआन मेरे ख्याल से 6-7% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है, सो इट इज सही। 1/10 ऑफ द डॉलर। ओके। लेकिन देर आर लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज। अगर आपके पास लेट्स से कि भाई आप फौज में जाके आपके पास एक आध 10-15 मिलियन डॉलर आ गए, आप क्या वो चाइनीज बैंक्स में रखेंगे? भरोसा है आपको चाइनीज बैंक्स का? नहीं ना। यू विल सवाल ही पुट नहीं देम पैदा इन होता। यूएस बैंक्स में डाल के आज रखेंगे तक या। मैंने गुजर पाकिस्तान से जाते हुए नहीं सुना कि वो बीजिंग में अपना कोई उसने सेटअप बनाया हो। जी दुबई, हाँ, लंदन एंड वॉशिंगटन, 3 जगह हैं जी हाँ। डेस्टिनेशंस। बट द बैंक्स आर आइदर स्विस बैंक्स और यूरोपियन बैंक्स, यूएस बैंक्स, जितनी गारंटीज हैं हमारे पास। सो आई ट्रस्ट थिंक इट बहुत विल है टेक उनके अ ऊपर। लॉन्ग टाइम, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ओके। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक द यूएस गवर्नमेंट हैज नॉट सीन इंडिया की एफर्ट्स टू डी डॉलराइज एज ए जी। थ्रेट टू इट, ठीक है। ओके। राइट। राइट। सो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो इंडिया को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, ताकि वो चाइना के खिलाफ पूरी तरह से कमिट हो जाए। ओके। लेकिन दे कैन सी दिस मूव एज समथिंग दैट इज अगेंस्ट अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट। हम्म। तो आप अमेरिका से दोस्ती भी करना चाहते हैं और फिर अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ आप कदम भी बढ़ाना चाह रहे हैं। जी जी सी, जी। इंडिया कैन क्लेम कि दिस इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट to ठीक। pay in rupees so we या can save dollars, right? So that makes sense, जो यूएई के साथ जो डील हो रही है। लेकिन आपने, आई थिंक 2-3 दिन पहले की बात है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स की करेंसी, इंडिया इज नॉट एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स के ब्रिक्स की कोई अल्टरनेटिव करेंसी बने। जी। अगर आपको याद होगा तो अमेरिका में ऑलरेडी डिस्कशन ब्रिक्स का होने लगा है कि ओके। इफ इफ ब्रिक्स डज, तो वो तो बड़े कंट्रीज आ जाए ना, उसमें चाइना भी आ बिल्कुल। जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, ब्राजील है। ब्राजील
कि इंडिया भी आ साउथ जाए, अफ्रीका। राइट। साउथ अफ्रीका की उतनी बड़ी नहीं है इकोनॉमी, जी, बट दीज अदर फोर कंट्रीज आर वेरी सिग्निफिकेंट ना। जी। सो सो दैट कुड बी अ वे। और अगर वो ब्रिक करेंसी अगर ऑल्टरनेटिव आ जाती है, देन लॉट्स ऑफ अदर पीपल, जैसा कि ईरान विल आल्सो स्टार्ट डीलिंग इन ब्रिक करेंसी। जी। सो so we will see how that goes. मतलब both UAE and India, I2 U2 में एक यू तो यूएसए है, तो आप दोनों मिलके अपने ही पार्टनर की मतलब हुँ, बिल्कुल। इंटरेस्ट को अंडरमाइन कैसा कर या सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, हाँ, बिल्कुल। so that's going to be an interesting conversation. We'll राइट। see how it goes. ओके। अच्छा डॉक्टर अभी साहब जी, जी। मैं सोच रहा हूँ कि अगस्त में कोई हो सके, कोई यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी या ऐसा कोई बंदे से बात करें डी डॉलराइजेशन पे, क्योंकि हुँ, अमेरिका में ज्यादा अटेंशन नहीं पे की जा रहा है, नोबडी केयर्स अबाउट इट। ओके, यहाँ उनको मतलब बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। आई मीन वी हियर दिस पिछले 25 साल से इस तरह की ओके, बातें, अमेरिका का ओके। पावर खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सुनते रहते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो अभी यूएस ने अपने F-16 भेजे हुए हैं गल्फ की साइड पे और वो कह रहे हैं कि वाशिंगटन इज़ कंसिडरिंग ऑप्शन एम्ड ग्रोविंग एग्रेशन बाय रशियन प्लेन्स इन स्काईज़ ओवर सीरिया। क्या हो रहा है कि ईरान के साथ अभी मतलब और इसके साथ-साथ रशिया के साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या कोई नई डेवलपमेंट होने लगी यहाँ पर? अभी मतलब अफ़गानिस्तान वाले मसले को ख़त्म हुए तो शायद 2 साल हुए हैं। इसके बाद इस तरह की चीज़ करना। तो अमेरिका, देयर आर टू डिफरेंट जी, थिएटर्स जहाँ पे ये हो रहा है। एक जी, तो जी। सीरिया के ऊपर है, दूसरा इन द जी, जी। गल्फ, हॉर्मुज के करीब। सो 2 दिन पहले ईरान ट्राइड टू स्टॉप 2 ऑयल टैंकर्स, जी, उसको रोकने की कोशिश की। आई डोंट नो व्हाट इट वाज ट्राइंग टू डू, उनको हरास कर रही थी बेसिकली। जी, जी। तो एक यूएस नेवी शिप वहां पहुंच गई, तो वो भाग गए। सो उसके बाद से द यूएस हैज डिसाइडेड कि इट विल मेक इटसेल्फ मिलिटरीली विजिबल इन द गल्फ और ओके। हॉर्मुज के अतराफ। जी। सो अब जो शिप्स आ रहे हैं, ऑयल टैंकर्स वगैरह यूरोप की तरफ वगैरह, उन सब के ऊपर F-16 का पेट्रोलिंग ये करेंगे। हुँ। So basically saying that if they see Iranian ships trying to harass international ships, they will simply ओके। shoot them. So we are assuming that the Iranians will not harass them agar US Navy and Air Force is operating in the region. So they're going to put pressure on Iran on its border. ओके। उसी के बॉर्डर के करीब ना, they will move in an aircraft carrier there, and so F-16 तो ये उधर से परमानेंट बेसिस पे सर ये पॉसिबल होगा कि परमानेंट बेसिस पे ये क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं कि शिपिंग के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है जो जाता है मिडल ईस्ट और फिर आगे जाके yeah, यूरोप, यूएस तक। सुएज कनाल वगैरह पे। जी, सी द बिल्कुल। यूएस ऑलरेडी हैज, मनामा में तो बेस है ना, फिफ्थ फ्लीट वहीं पर बेस्ड है। जी। सो द यूएस हैज मिलिट्री प्रेजेंस देयर, सो दीस गाइस विल जस्ट फ्लाई, थोड़े 2-3 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स हो जाएंगे पर डे। हुँ। दूसरी चीज ये है कि सीरिया में अपेरेंटली जी। रशिया, ईरान और हिजबुल्ला टाइप ग्रुप्स, दे आर ट्राइंग टू प्रेशर द यूएस आउट। मतलब वो ये बहुत ही अग्रेसिव फ्लाई कर रही है रशियन एयरफोर्स। So the US is saying that we are not going to withdraw under Russian pressure. We are going to send more F-16s to the Syrian skies. तो अब ओके। सीरिया में हालांकि आईसिल के खिलाफ ज्यादा ऑपरेशंस हो नहीं रहे हैं, but they are still, that is an excuse ना to for both the countries to be there. रशिया के लिए भी ये excuse है कि भाई we are protecting Bashar al-Assad's regime from ISIL, and America is protecting all of the planet, दुनिया सारी ना, जुपिटर, सैटर्न, हुँ। प्लूटो, सारे प्लैनेट्स को भी अमेरिका बचाता है ना आईसिल से। तो सारी दुनिया की सही, भी सही। हिफाजत कर रहे हैं वहां पर हम, अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसों से। सो दे आर गोइंग टू सेंड मोर एयरफोर्स। बट बेसिकली क्या हो गया है पिछले कई दिनों से, दे सेड के ये जो पिवट टू एशिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज हुई, सो देयर वाज आल्सो दिस क्रिटिसिज्म के द यूएस इज अबैंडनिंग मिडल ईस्ट टू टर्न टुवर्ड्स एशिया। ओके। एंड सो राइट। जैसा कि दूसरे कई मामलात में लीड फ्रॉम बिहाइंड लिबिया, लिबिया को हालात को छोड़ दिया, सोमालिया में जो गड़बड़ हो रही है उसको छोड़ सूडान। दिया,
So Sudan. So the argument was that the US has withdrawn and reduced its footprint in the Middle East. और फिर जब यूक्रेन की जंग हुई, देन फिर पीपल स्टार्टेड सेइंग, स्पेशली इन द यूएस, कि भाई ये कोई फोकस ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी में। यूएस हुँ, इंडो पैसिफिक में फोकस था, अब वो इंडो पैसिफिक बोलकर अब यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। अब बिल्कुल। पिटाई ऐसी हो रही है, पिछले 2 हफ्ते से रशिया ने जो पिटाई की है इनकी, ये क्लस्टर बॉम्ब्स वगैरह जो दे रहे हैं, इनके पास जी। एम्यूनेशन नहीं है। और जो पहले 2 हफ्ते की जो ऑफेंसिव थी यूक्रेन की, 20% से ज्यादा उनकी इक्विपमेंट खत्म हो गया, ओके। और एम्यूनेशंस। फॉर जी, एग्जांपल जो ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल जिसमें बैठ के फौज जाती है, वो 39 टन या 40 टन की एक व्हीकल होती है। जी। तो उसको अगर माइंस एक्सप्लोड भी करें तो आप मरते हुँ, नहीं, अंदर बच जाएंगे, लेकिन ओके। यू हैव ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बट यू वोंट डाई। लेकिन वो ब्रैडली व्हीकल्स भी कहते हैं कि 20-25% वो भी 1/3 के करीब खत्म हो गए हैं, दे बीन डिस्ट्रॉयड बाय द ओके, रशियंस। ओके। तो जो ऑफेंसिव है वो सिर्फ एक जगह, सिर्फ 5 मील आगे बढ़ चुका है इतने हफ्तों के बावजूद। सो अमेरिका इज नाउ फोकसिंग देयर। यूरोप के पास भी सप्लाईज खत्म हो गए, अमेरिका के पास भी खुद सप्लाईज खत्म होते जा रहे हैं, सो दे आर ट्राइंग टू सेंड दैट। सो देयर इज आल्सो क्रिटिसिज्म कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, आप मिडल ईस्ट से भी विड्रॉ करें ताकि हुँ, इंडो पैसिफिक पे फोकस करने, तो वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। सो इट शोज कि अमेरिका इज नॉट in a position to dominate all regions at the same time. ओके, फाइन, तो फाइन, फाइन, उसके फाइन। तोड़ में दे आर सेइंग नो, यू आर रॉन्ग, वी आर केपेबल ऑफ फोकसिंग ऑन द वॉर इन रशिया। हम हथियार, बेसिकली अब रशिया की जो जंग है, इट इज बिकॉज रशिया वर्सेस द वेस्ट हो गई है, वेस्टर्न बिल्कुल सर। इक्वल। एग्री, एग्री विद राइट। तो दे वी कैन फोकस हियर, यहाँ से हम हथियार देंगे और फिर उधर से हम वहां पे भी शिप्स भेजेंगे नेवी, और यहाँ पे भी नेवी भेजेंगे। सो द अमेरिका इज ट्राइंग टू से दैट वी आर स्टिल केपेबल ऑफ प्रोजेक्टिंग पावर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और देखिए, जो ये जो समिट रिसेंटली जो नेटो की समिट हुई थी, उससे जी, साफ जाहिर हो गया कि यूरोपियन यूनियन इज नॉट यूनाइटेड। यूक्रेन ने, मतलब मैंने एक्चुअली एक कन्वर्सेशन कहा जी। किया सेम के यस टू स्वीडन, नो टू यूक्रेन। ओके, जो नेटो का समिट था, दे सेड यस टू स्वीडन या, आफ्टर टर्की सेड यस, लेकिन यूक्रेन ने भी अप्लाई किया ना था एक्सपीडाइटेड मेंबरशिप के लिए, वो तो ना कह दिया यूक्रेन को। नॉट ओनली दैट, उसका जो अल्टरनेटिव था, नेटो वाज सेइंग ओके ठीक है, हम आपको मेंबर नहीं बना सकते जब तक कि जंग चल रही, जंग के बाद हम आपको मेंबर बनाएंगे। जी। उससे ये होता है कि रशिया के लिए इंसेंटिव है कि जंग कभी खत्म ही ना करे, ओह माय क्योंकि गॉड! जिस दिन हालाँकि जंग जंग शुरू तो इसी मसले से हुई थी ना, इसी कि मसले से नेटो हुई। मेंबर बन रहा है यूक्रेन, तो एग्जैक्टली। रशिया ने कहा क्यों बन रहा है? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो अगर जंग, तो रशिया विल कंटिन्यू द जंग इन व्हाटएवर ओके, नॉमिनल वे। अमेरिका 20 साल थी अफगानिस्तान में, बिल्कुल, रशिया कैन आल्सो स्टे बिल्कुल। 20 years टू प्रिवेंट इट बिकमिंग। हुँ, तो तो जो प्रो यूक्रेनियन वॉइसेस थे यूरोप में, जैसे देन नेटो शुड गिव ए गारंटी टू यूक्रेन कि जब तक कि ये जंग चलेगी हम आपकी मदद करेंगे। हुँ, हम आपको तो मेंबर तो नहीं बना सकते, जंग खत्म बिल्कुल ठीक। होने के बाद हम आपको मेंबर बनाएंगे, लेकिन हम आप इसको लेकर, बट जी। वो नहीं दे सका नेटो गारंटी। वो गारंटी G7 की तरफ से आई। ओह! तो इट क्लियरली शोज कि नेटो इज, मतलब मेरे ख्याल से वो तंग आ गए ये। और बाइडेन का एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था फरीद जकरिया के साथ, उसमें जी, जी। देखें। जी, हाँ, जी। तो उसमें ही वेरी क्लियरली सेड के यूक्रेन हैज टू मीट इट्स बेंचमार्क्स, इट हैज टू बिकम मोर हुँ, डेमोक्रेटिक। मतलब हुँ। इट इज नॉट रीच द लेवल वेयर इट इज रेडी टू ऑटोमेटिकली बिकम। जस्ट बिकॉज आपकी पिटाई हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि हम आपको क्वालिफाई कर दें। ओके, राइट। राइट। तो समझ सो आई हैव अ फीलिंग के दूसरे मुल्क, हंगरी वगैरह दूसरे मुल्क कह रहे हैं कि भाई जो कंडीशंस हैं टू बिकम मेंबर ऑफ नेटो, यूक्रेन डजंट फुलफिल दैट। और दूसरी चीज ये है कि नेटो में एक आर्टिकल ये है कि अगर आपके बॉर्डर्स आर डिस्प्यूटेड यू कांट जॉइन नेटो। ओके, फाइन, 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 Yeah, बिल्कुल so ठीक। so so basically America is trying to say कि look, we can handle the world, ये देखो हम भेज रहे हैं F-16 इंडिया को भी भेज रहे हैं और वहां भी भेज रहे हैं, so that is बिल्कुल I सही think है और सर मैं एक चीज़ जो आपकी इस बात से समझा वो ये है कि चले सूडान वाले बेचारे उनके पास क्या था और लीबिया वाले के पास क्या था, वो कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी, वो गोल्ड की गनें AK-47 वो रखी हुई थी और तो कुछ किया नहीं था। इसी तरीके से इराक के साथ हुआ और यही अफ़गानिस्तान के साथ हुआ। लेकिन अब वो शायद जो पता चल रहा है कि नहीं यार गोल्ड की जो जी, गोल्ड जी। की बंदूकें थी वो सद्दाम हुसैन के बेटों की थी।
सर और मुअम्मर कज़ाफ़ी के पास भी वो गन थी अच्छा जिसमें वो मारा गया था, तो गोल्ड की अच्छा उनके पास गोल्ड 9 मेडल, एमएम थी। अच्छा। तो वो जो बंदूकें हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की लॉबी में लगे हुए हैं यहाँ पे वो। ओह! यूएस हाँ, में। सद्दाम हुसैन के बेटों की जो ओके। बंदूकें हैं वो भी, और एक स्कड, पूरा का पूरा स्कड अगर आप अंदर जाएँ तो ओह! मैं स्कड वहाँ स्कड गया था। मिसाइल जो हुआ करते हाँ, थे उस पूरा ज़माने का पूरा लेकर आके यहाँ पे रखे हुए हैं। आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन वो गोल्डन, उनके पास वो क्या क्लैशनिकोव में। टाइप की, AK-47 या हाँ, बिल्कुल। हाँ, AK-47 थी। वो वो पूरे यहाँ पर आ गए अभी वो। ओके, हाँ, क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद ये गोल्ड की बनी होगी तो ये शायद ज़्यादा काम करेगी। अदरवाइज़ ख़ैर मेरे ख़्याल में यूएस या को या यूरोप को अभी पता चल रहा है कि नहीं यार, ये सारे अफ़गानिस्तान, सूडान, इराक और ये उस तरह के नहीं है। रशिया इज़ मिलिटरी सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, परेशानी उनको भी उठानी पड़ रही होगी और नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी एक रेज़िस्ट कर सकता है अपनी टेक्नोलॉज़ीज़ आई के थिंक कभी, कैपेबिलिटी को। मतलब कोई, अगर आप कोई फौजी, सीनियर फौजी ऑफिसर को जानते हैं तो उनसे एक डिबेट या आप शो जी, करें कि पूरी नेटो के मुल्क सप्लाई कर रहे हैं हथियार। जी बिल्कुल। और ये जो ऑफेंसिव में रशिया ने ना सिर्फ ब्रैडली व्हीकल्स अमेरिका के तबाह कर दिए, वो लेपर्ड क्या टैंक्स है जर्मनी के, उसको जी, जी। भी तबाह कर दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये सारे नेटो के पावर्स मिलके हथियार दे रहे हैं यूक्रेनियंस को। हुँ, यूक्रेन इज नॉट कंप्लेनिंग शॉर्टेज ऑफ फाइटर्स, उसकी कंप्लेन नहीं हो रही है। फाइटर्स को ट्रेन कर रहे हैं हर ओके, जगह, जर्मनी में, दूसरी जगह दे आर ट्रेनिंग देम ऑन आर्टिलरी, ऑन टैंक्स। अब ओके। बर्तानिया ने F-16 की भी पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। जी, जी। बट रशिया को कोई नहीं सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, हाँ, और एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने सैंक्शंस लग गए उसकी इकोनॉमी पे, वगैरह वगैरह, उसके बावजूद भी ये ऑफेंसिव बढ़ ही नहीं रहा। इसका यस, स्ट्रेटेजिक बहुत वैल्यू है। अगर ये ऑफेंसिव फेल हो जाता है ना, तो पब्लिक ओपिनियन वेस्टर्न मुल्कों में बदल जा सकता है कि व्हाई आर वी ट्राइंग टू विन, मतलब मरवा दोगे पूरे के पूरे यूक्रेनियंस बिल्कुल को। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खैर इसलिए एनीवे जी, जी। टू सक्सीड, टू गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट, अगर ऑफेंसिव सक्सीड नहीं होता, इसलिए वो डेस्परेशन में आके वो क्लस्टर मिसाइल बॉम्ब्स की बिल्कुल, इजाजत दे दी है बाइडेन यस, ने, आउट ऑफ यस। शेयर फ्रस्ट्रेशन के एम्यूनिशन इज नॉट देयर। नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ख़ैर जितनी मर्ज़ी जंग हो जाए उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आपने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उनकी टेक्नोलॉज़ीज़ पे ऐसा लग रहा है स्पेशली डिफेंस के हवाले से कि वो शायद किसी काम की नहीं है या क्या वजह है उसकी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले 2 सालों में देखी कि वो एक्सपोज़ हुई। हालाँकि बाकी जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए वहाँ पे ये बड़े धड़ल्ले से जाते थे और बड़ा एक जिसे कहते थे कि कहते थे जी बी-52 आया है और पता नहीं कितने थाउज़ेंड फीट से जो है वो कॉर्पोरेट बमिंग करके चला गया, वापस अमेरिका चला जाता था। तो ख़ैर एनीवे शायद वक़्त बदल गया है। अफ़गानी अपने मुल्क में बैठे हैं और सूडानी अपने, हालाँकि अभी भी लड़ रहे हैं अनफॉर्च्यूनेटली लेकिन फिर भी देखा जाएगा कि अभी आगे क्या होता है। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। चलते